एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान में इतिहास का पहला चैप्टर। जी हाँ, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और ये चैप्टर आज हम पूरा खत्म कर लेंगे, यानी कि आज इस चैप्टर का आपको बताया जा रहा है पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, वन शॉट में आपको पूरा रिवीजन कराया जाएगा। और ये चैप्टर मैंने पहले भी पढ़ाया है, आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ाया है। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी जो है आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर करते हैं। चलिए तो जानते हैं इस चैप्टर के परिचय के बारे में। तो देखें कौन कौन सी बातें इसमें हमें सीखने को मिली हैं। तो देखें भाई, परिचय की बात करें तो परिचय में सबसे पहली बात आती है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार की। जी हाँ, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे इसमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और राष्ट्र के विचार के बारे में। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है फ्रांसीसी क्रांति से। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण की बात करें, उसके अंतर्गत भी कई सारे पॉइंट्स अपन जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कुलीन वर्ग और नए मध्य वर्ग के बारे में। उसके बाद जानेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उसके बाद देखें तो 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर देखेंगे अपन 1815 की वियना की संधि के बारे में, और भाई साहब क्रांतिकारियों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनका यूरोप के राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद हम जानेंगे क्रांतियों के युग के बारे में। तो क्रांतियों के युग के बारे में देखें तो 1830 से 1848 का समय जो होता है क्रांतियों के युग का समय होता है। और इसमें देखें तो रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना के बारे में जानेंगे, और जानेंगे भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह के बारे में। आगे देखें तो 1848 की उदारवादियों की क्रांति के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे जर्मनी की फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। और आगे देखें तो जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की जो है अजीब दास्तां इसमें हमें देखने को मिलेगी। फिर राष्ट्र की दृश्य कल्पना किस तरीके से हुई थी उसको जानेंगे। और आखिरी में बात आती है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की। तो ये रहा भाई साहब अपना आज का परिचय कि कौन कौन सी बातें हमें यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में जाननी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखें भाई, 19वीं शताब्दी के दौरान की बात करें तो 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद के विचारों ने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक दुनिया में अनेक परिवर्तन कर दिए थे। जी हाँ, 19वीं शताब्दी के दौरान की बात की जा रही है। तो उस दौरान राष्ट्रवाद के विचार, राष्ट्रवाद क्या होता है, आपके मन में सबसे पहले यह प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, हमारे राष्ट्र पर किसी दूसरी शक्ति का कब्जा ना हो, कोई विदेशी आक्रमण ना हो, हम अपने राष्ट्र की रक्षा कैसे कर सकें और अपने राष्ट्र को हमेशा एकजुट कैसे बना के रख सकें, उसको कहा जाता है राष्ट्रवाद। तो 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद के विचारों ने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक दुनिया में अनेक परिवर्तन करे। उसके बाद देखें अपन तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार की बात करें। फ्रांसीसी क्रांति अपन सभी जानते हैं कि 14 जुलाई 1789 की वो एक सुबह थी जब फ्रांस के पेरिस शहर में आतंक का माहौल था। जी हाँ, 14 जुलाई 1789 की जो सुबह थी, उस दिन फ्रांस में आतंक का माहौल था और फ्रांस की जनता भड़क उठी थी, सरकारी भवनों में घुसने लगी थी, बास्टील के किले को जो है ध्वस्त कर दिया था और वहां से कैदियों को रिहा करके वापस ले आए थे और सरकारी भवनों में घुस घुस करके वो हथियारों की खोज कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रही थी फ्रांस की जनता? फ्रांस के स्त्री पुरुष सभी मिलकर ये काम कर रहे थे। ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस समय फ्रांस में एक निरंकुशवादी शासक का शासन हुआ करता था, लुई 16वां का शासन हुआ करता था। और लुई 16वां जो है एक निरंकुश शासक हुआ करता था।
जी हाँ, जिसने अपने निरंकुश शासन के द्वारा पूरी प्रजा को परेशान करके रखा था। वो किसी संविधान को नहीं मानता था, वो किसी कानून को भी नहीं मानता था, वो सिर्फ अपने मन की सुनता था और उसके मन में जो आता था वो वही करता था। इस दृष्टि से फ्रांस की जनता राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरीके से परेशान हो चुकी थी और फ्रांस की जनता ने 14 जुलाई 1789 को क्रांति का रूप ले लिया था। तो देखें आगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद के विचार की हम बात कर रहे थे। तो देखें, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हमें 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ जो है दिखाई देती है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। उसके बाद देखें तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए कदम उठाए गए थे। क्या बात कही गई है? फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो हुआ करते थे, तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए कुछ कदम उठाए थे कि आप जो फ्रांस के लोग हैं, आपकी क्या पहचान है। आपको खुद अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, तब आप अपने राष्ट्र की पहचान, अपने देश की पहचान बना सकते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। उसके बाद देखें, ला पैट्री और ली सिटियोन के विचार हमें देखने को मिलते हैं, फ्रांसीसी क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद हम देखें तो फ्रांस में एक नया फ्रांसीसी झंडा भी दिखाई देता है। उसके बाद देखें, फ्रांस में जो है स्टेट जनरल को चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। जी हां, फ्रांस में जो है 3 वर्ग थे, वहां का समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था। पहले होते थे भैया पादरी वर्ग होते थे, ठीक है, जो कि चर्च को ही प्राथमिकता देते थे, चर्च का शासन चलता था। दूसरे में कुलीन वर्गों का शासन आता है और तीसरे में व्यवसायी वर्ग से लेके बड़े बड़े व्यवसायी वर्ग से लेके भूमिहीन मजदूर तक जो है तीसरे वर्ग में आते थे। और वहां का जो तीसरा वर्ग था, जो बड़े व्यवसायियों से लेके, वकीलों से लेके, डॉक्टर से लेके, पेशेवर से लेके भूमिहीन किसान और जमींदार किसान भी उसमें शामिल थे। यानी कि बड़े व्यवसायी से लेके जो भूमिहीन किसान थे वो तीसरे वर्ग में शामिल थे और उस तीसरे वर्ग को ही कर देना पड़ता था। बाकी के 2 वर्ग को किसी भी प्रकार का टैक्स और किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। बात आ रही है समझ में? तो इस तरीके से वहां की जनता परेशान थी और फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारणों में से ये जाना जाता है। तो बात क्या चल रही थी कि स्टेट जनरल को फ्रांस में चुना गया और उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? नेशनल असेंबली रखा गया। एक तरीके से कहा जाए तो फ्रांस की संसद का नाम रखा गया था, या फ्रांस की पार्लियामेंट का नाम रखा गया था नेशनल असेंबली। उसके बाद देखें, नई स्तुतियां रची गई और शपथ भी ली गई थी। नेशनल असेंबली को कैसे चलाया जाएगा वो सारी बातें करी गई थी और एक शपथ भी ली गई थी कि हम इन नियमों के अनुसार आगे जाके कार्य करेंगे। अब आगे देखें, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली अपनाई गई थी। जी हां, जब नेशनल असेंबली बनी, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात नेशनल असेंबली बनी तो एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था वहां पे दिखाई देती है। उसके बाद आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क यानी कि फ्रांस के अंदर ही अगर एक शहर से दूसरे शहर आयात और निर्यात हो रहा है तो उस पर भी उस समय वहां पे शुल्क लिया जाता था। तो वहां पे फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात आंतरिक आयात निर्यात शुल्क जो है समाप्त कर दिए गए थे। आगे देखें, भार और माप की एक समान प्रणाली जो है लागू करी गई थी। और अगला पॉइंट आता है, फ्रांसीसी आम लोगों की भाषा बनाई गई थी। जी हां, आम लोगों की भाषा तब तक फ्रांसीसी नहीं थी, लेकिन क्रांति के पश्चात एक नया स्वरूप देखने को मिलता है और फ्रांसीसी भाषा जो है फ्रांस के आम लोगों की भाषा बन गई थी। तो ये सारी बातें हुई। अब देखें भाई साहब, नेपोलियन के बारे में जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, सब जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो देखें भैया, नेपोलियन ने फ्रांस में कब से कब तक शासन किया था? तो नेपोलियन ने फ्रांस में 1799 से 1815 तक शासन किया था। नेपोलियन ने कब से कब तक शासन किया? 1799 से 1815 तक नेपोलियन ने शासन किया। और उसके बाद देखें तो 1799 में प्रथम राजदूत बनकर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था।
1799 में फ्रांस का प्रथम राजदूत बनकर पूरे फ्रांस पर जो है अधिकार प्राप्त कर लिया था। और देखें भाई, नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता के बारे में बात करें, सिविल कोड के बारे में बात करें या नेपोलियन कोड के बारे में बात करें, तो 1804 में भाई सब 1799 से 1815 तक शासन किया है नेपोलियन ने। ठीक है, फिर 1804 की बात करें, इनके शासन शुरू होने के 5 साल बाद की ही बात करें तो 1804 की नागरिक संहिता अथवा नेपोलियन की संहिता बनाई गई। यानी कि नेपोलियन ने खुद के कुछ कानून बनाए। ठीक है नेपोलियन संहिता यानी कि नेपोलियन के द्वारा बनाए गए कानून, जिसे नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता या सिविल कोड या नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। तो उसमें नेपोलियन ने खुद के कुछ कानून बनाए और उन कानूनों के अनुसार फ्रांस का शासन चलाया। उसके बाद देखें, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। कानून के समक्ष बराबरी, इस शब्द से आप क्या समझते हैं भाई? बहुत ही आसान सी बात है, स्पष्ट भाषा लिखी है, बताओ भैया कमेंट करके जल्दी से। कानून के समक्ष बराबरी की बात कही जा रही है। तो जो नेपोलियन कोड बना था, नेपोलियन संहिता बनी थी, जिसमें नेपोलियन द्वारा बनाए गए कानून सारे के सारे सम्मिलित थे, तो उसमें कानून के समक्ष बराबरी की बात कही गई थी। यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं। और फ्रांसीसी क्रांति के पहले क्या माहौल था फ्रांस में? फ्रांसीसी क्रांति के पहले समाज 3 वर्गों में बटा था। टैक्स सिर्फ तृतीय वर्ग देता था, पहले और दूसरे वर्ग के व्यक्ति टैक्स नहीं देते थे। और दूसरी बात यह भी थी कि बाकी के वर्ग के जो व्यक्ति थे उनको जन्मजात कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। जी हाँ, जैसे कि सबसे बड़ा अधिकार जो प्राप्त था, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त था। बाकी जो फ्रांस की जनता थी, ठीक है, उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। और उच्च वर्गों में भी वोट देने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को प्राप्त था। यानी कि उच्च वर्ग के पुरुषों को ही सिर्फ और सिर्फ वोट देने का अधिकार था। बाकी भले ही उच्च वर्ग की महिला हो, लेकिन उसको नहीं था। ठीक है, बच्चों को नहीं था। उच्च वर्ग के, सिर्फ उच्च वर्ग के पुरुषों को ही वोट देने का, मतदान देने का अधिकार था। यानी कि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व किसी भी तरीके का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं पाया जाता था। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहा जाता है? कि प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु का है, उसे वोट देने का अधिकार है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी जेंडर हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको समान रूप से मत देने का, वोट डालने का अधिकार है। लेकिन फ्रांस में उस समय जो है इस तरीके के अधिकार नहीं थे। महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन नहीं दिया जाता था। महिलाएं काफी पिछड़ी हुई थी। क्यों? स्वयं में पिछड़ी हुई नहीं थी, वहां के शासन ने उनको पिछड़ा हुआ बना के रखा था। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में कोई कमी थी या योग्यता नहीं थी, वो भी पुरुषों के बराबर काम करती थी, घर का काम भी करती थी, बाहर कमाई का भी काम करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन नहीं दिया जाता था। यानी कि विभिन्न वर्गों के बीच स्पष्ट रूप से हमें फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में असमानता दिखाई देती है। जबकि अब जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने 1804 में नागरिक संहिता निकाली, अपनी नेपोलियन कोड निकाला और उसमें बात कही कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर होंगे। और संपत्ति के अधिकार को भी जो है नेपोलियन ने सुरक्षित बनाया। उसके बाद देखें, प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो नेपोलियन ने जो है प्रशासनिक विभाजन को भी सरल बनाया। और उसके बाद देखें तो नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। जी हाँ, उस समय जो फ्रांस में सामंती व्यवस्था पाई जा रही थी उसको भी समाप्त किया। तो इस तरीके से 1799 से लेकर 1815 तक नेपोलियन ने शासन किया और विभिन्न प्रकार के अच्छे कार्य किए। उसके बाद देखें, अगला कार्य देखें तो किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। किसने दिलाई? नेपोलियन ने किसानों को भूदासत्व यानी कि किसान अब जमीन के दास बनके नहीं रहेंगे, जमींदारों के दास बनके नहीं रहेंगे, उससे मुक्ति दिलाई। और जागीरदारी शुल्कों से भी किसानों को मुक्ति दिलाई। उसके बाद देखें, यातायात और संचार प्रणालियों में नेपोलियन ने सुधार किया। जो वहां की ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की जो भी सिस्टम थे, जो भी प्रणालियां थी यातायात और संचार की, उसमें नेपोलियन ने सुधार किया। उसके बाद देखें, नेपोलियन ने राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली। नेपोलियन ने राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली, करों में वृद्धि करी,
सेंसरशिप लगाई और लोगों को फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया। नेपोलियन ने क्या क्या किया भैया, वहां के लोगों से राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली, करों में वृद्धि की, टैक्स बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगाई और लोगों को फ्रांसीसी सेना में नेपोलियन ने शामिल होने के लिए मजबूर कर लिया। अब देखें आगे। सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं होने के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य यूरोप में नहीं थे। यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण की अब हम बात करें तो देखें कि सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं होने के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य जो है यूरोप में नहीं थे। जी हाँ, यूरोप में जितने भी लोग रहते थे सभी की सामूहिक पहचान नहीं थी। ठीक है, सामूहिक पहचान नहीं थी, समान संस्कृति नहीं थी, लोग बिखरे हुए थे। ठीक है, कुछ लोग कहीं रह रहे हैं, कुछ लोग कहीं रह रहे हैं, यानी कि एक क्षेत्र में ही विविधता भरी हुई है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक जगह पर रह रहे हैं। तो यानी कि कहीं भी एक सामूहिक पहचान वहां पे नहीं दिखती थी कि कोई भी व्यक्ति कह दे कि मैं इस समूह से बिलोंग करता हूं, ऐसा कुछ नहीं था। तो सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं होने के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य यूरोप में नहीं थे, बिखरा हुआ था यूरोप। फिर देखें, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे। अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भाषा अलग अलग थी, विविधता दिखाई देती है। उदाहरण देखें, उदाहरण के तौर पर देखें तो हंगरी की आधी आबादी मैग्यार भाषा बोलती थी। हंगरी की जो आधी आबादी हुआ करती थी वो कौन सी भाषा बोलती थी, तो हंगरी की आधी आबादी मैग्यार भाषा बोलती थी, और जबकि बाकी आधी आबादी दूसरी विभिन्न भाषा बोलते थे। भाषा को लेके विविधता की बात हो रही है। उदाहरण दिया गया है भाषा को लेके विविधता का कि हंगरी की, यूरोप में हंगरी की आधी आबादी मैग्यार भाषा बोलती थी और जबकि आधी आबादी दूसरी विभिन्न भाषा को बोलती थी, यानी कि भाषा में विविधता है। और गालिसिया के कुलीन वर्ग जो है पॉलिश भाषा बोलते थे। इस तरीके की भाषा से संबंधित विविधता भी हमें यूरोप में दिखाई देती है और एक क्षेत्र में ही दिखाई देती है, हंगरी में ही दिखाई देती है। उसके बाद देखें भाई, कुलीन वर्ग और नए मध्य वर्ग का उदय होता हुआ हमें यूरोप के समाज में दिखाई देता है। तो चलिए जानते हैं इसको भी, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। तो कुलीन वर्ग की बात करें सबसे पहले हम, तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि के मालिक हुआ करते थे। कौन? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग कौन हुआ करता था? सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि के मालिक जो व्यक्ति हुआ करते थे उनको कुलीन वर्ग में दर्जा दिया गया था। उसके बाद देखें, आपस में वैवाहिक संबंधों से जुड़ा हुआ था और बोलचाल में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। ये जो कुलीन वर्ग थे आपस में ही वैवाहिक संबंध हुआ करते थे और बोलचाल में ये सभी जो हैं फ्रेंच भाषा का उपयोग किया करते थे। उसके बाद देखें, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से ये जो कुलीन वर्ग का समूह है बहुत ही छोटा समूह हुआ करता था। कुलीन वर्ग जो कि उच्च वर्ग में रखा गया था, अमीर वर्ग में रखा गया था, वो संख्या में बहुत कम थे। तो ये बात हो गई भाई कुलीन वर्ग की। आगे देखें भाई, किसान की बात करें, किसान की बात करें तो फ्रांस में अधिकांश जनसंख्या जो है किसानों की जनसंख्या थी। अधिकांश जनसंख्या किसान वर्ग की थी। उसके बाद मध्य वर्ग की बात करें, कुलीन वर्ग की बात कर ली, किसान वर्ग की बात कर ली। कुलीन वर्ग जनसंख्या में बहुत कम है, ठीक है, लेकिन बोलबाला उन्हीं का है। किसान जो है, अधिकांश जनसंख्या किसान है, अधिकतर जनसंख्या फ्रांस में किसान है उस समय। और अब हम बात करें मध्य वर्ग की, तो कस्बों के विकास और वाणिज्यिक वर्गों के उदय के साथ ही नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग के नाम से जाना जाता है। क्या बात कही गई है? कस्बों के विकास और वाणिज्यिक वर्गों के उदय के साथ ही एक नए सामाजिक वर्ग का उदय होता है जिसे मध्य वर्ग के नाम से जाना जाता है, यानी कि व्यवसायी वर्ग हुआ करता था। उसके बाद देखें इसमें और कौन कौन थे? शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीयता के विचारों को लोकप्रियता मिली। जी हाँ, राष्ट्रवाद के विचार को लोकप्रियता कहां से मिली भैया? इसको समझने की कोशिश करना। राष्ट्रवाद का विचार फ्रांस में सबसे पहले किसके मन में आया? कहां से चिंगारी फूटती है राष्ट्रवाद की? राष्ट्रवाद का विचार जो है सबसे पहले
शिक्षित मध्यम वर्ग में, जो शिक्षित मध्यम वर्ग हुआ करते थे और वहां के जो उदारवादी विचारों के व्यक्ति हुआ करते थे, लिबरल थॉट्स वाले व्यक्ति हुआ करते थे, तो शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीयता के विचारों को जो है लोकप्रियता मिली। यानी कि शिक्षित वर्ग और उदारवादी वर्ग, शिक्षित मध्यम वर्ग और उदारवादी मध्यम वर्ग के व्यक्तियों ने ही पूरे फ्रांस में राष्ट्रवाद की चिंगारी जलाई थी, हर व्यक्ति के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगाई थी। उसके बाद देखें उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या थे। क्या था उदारवादी राष्ट्रवाद, चलिए तो जानते हैं इसको भी। देखें तो उदारवाद व्यक्ति की आजादी और कानून के समक्ष बराबरी के लिए खड़ा था। उदारवाद क्या कहता है? व्यक्ति की आजादी की बात करता है और कानून के समक्ष बराबरी की बात करता है। हर व्यक्ति आजाद रहे, हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिए जाएं। आजाद होने से क्या मतलब होता है कि हर व्यक्ति खुद में स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति को उसके कुछ मौलिक अधिकार दिए जाएं जिसके द्वारा वो आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन यापन कर सके। तो उदारवाद क्या बात करता है? उदारवाद व्यक्ति की आजादी की बात करता है और कानून के समक्ष बराबरी की बात करता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हों या बूढ़े हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, कि कोई भी भाषा बोलते हों, ठीक है, किसी भी वर्ग के हों, उच्च वर्ग के हों, मध्यम वर्ग के हों, अमीर हो गरीब हो, कानून के समक्ष बराबरी सबको होनी चाहिए। यानी कि उदारवाद दो बातें करता है मुख्य रूप से, व्यक्ति की आजादी की बात करता है और बात करता है कानून के समक्ष बराबरी की। उसके बाद देखें तो निरंकुश शासक और पादरी वर्ग विशेषाधिकारों की समाप्ति दिखाई देती है। निरंकुश शासक की समाप्ति दिखाई देती है जब उदारवादी राष्ट्रवाद का स्वरूप सामने आता है। निरंकुश शासक लुई 16वां जो था, निरंकुश शासक था, अपनी बातें ही जो है लोगों से मनवाने का प्रयास करता रहता था, किसी भी संविधान, किसी भी कानून को नहीं मानता था, डंडे के बल पर एक तरीके से शासन करना उसके कार्यों में शामिल था। पादरी वर्ग को विशेषाधिकार जो दिए गए थे वो समाप्त कर दिए गए थे। उसके बाद देखें संसद के माध्यम से, जिसका नाम अभी अपन ने क्या जाना था भाई, कमेंट करके बता दो फटाफट से कि फ्रांस की जो नई संसद का निर्माण होता है उसका नाम अपन ने क्या जाना था, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो संसद के माध्यम से, जिसको नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता था, तो संसद के माध्यम से एक संविधान तैयार हुआ और एक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करी गई। जो फ्रांस की संसद हुआ करती थी, नेशनल असेंबली जो बनाई गई थी, उसके माध्यम से फ्रांस का एक संविधान बनाया गया और एक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना भी हुई। उसके बाद देखें आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीजों और पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। जी हाँ, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद लाया गया। एक बात, बाजारों की मुक्ति कर दी गई, यानी कि बाजारों में मुक्त रूप से सब व्यापार कर सकते हैं, और चीजों और पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। जो दूसरी जगह से कुछ चीजें मंगाई जाती थी, उसके आगमन पर और पूंजी के आगमन पर अगर कुछ प्रतिबंध पहले लगाए गए थे तो उन प्रतिबंधों को समाप्त करने के पक्ष में था राष्ट्रवादी उदारवादी राष्ट्रवाद। तो अपन ने जाना कि उदारवादी राष्ट्रवाद की जो बात उठती है फ्रांस में, तो उसके मायने क्या थे, उदारवादी राष्ट्रवाद चाहता क्या था, उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब क्या था। तो काफी सारे पॉजिटिव इंपैक्ट जो है हमें उदारवादी राष्ट्रवाद के देखने को मिलते हैं। अब देखें आगे जोल्वरेन एक सीमा शुल्क संघ हुआ करता था। तो जोल्वरेन ने टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को 2 तक कम कर दिया और गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए रेल के नेटवर्क को जो है फ्रांस में बढ़ा दिया, ताकि जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह लोग और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहे, यात्राएं होती रहें। इसके बाद देखें 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद हमें देखने को मिलता है भैया। 1799 से 1815 तक तो नेपोलियन का शासन हो गया भाई, ठीक है। अब 1815 के बाद जो है एक नया रूढ़िवाद हमें फ्रांस में देखने को मिलता है। क्या है वो, तो उसको भी जानते हैं। तो नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से यह मान लिया गया कि राज्य और समाज के स्थापित संस्थानों को मजबूत बनाने में सक्षम है। नेपोलियन ने जो परिवर्तन शुरू करे थे, नेपोलियन ने जो कानून के समक्ष समानता की बात करी थी, विशेषाधिकारों की समाप्ति की बात करी थी, नेपोलियन कोड लाया था, नेपोलियन संहिता आई थी, तो नेपोलियन द्वारा जो परिवर्तन शुरू करे गए थे
यहाँ पर फ्रांस में, तो नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से यह मान लिया गया कि राज्य और समाज के स्थापित संस्थान जो हैं वहां की समाज को, फ्रांस को मजबूत बनाने में सक्षम है। उसके बाद देखें 1815 की एक वियना संधि होती है भैया। 1815 की एक वियना संधि हमें देखने को मिलती है। उस वियना संधि में हमें क्या क्या बातें देखने को मिलती हैं, तो देखें फ्रांस में बूर्बो राजवंश को बहाल किया गया था। 1815 के बाद की बात हो रही है, ठीक है, जबकि जो लुई 16वां था वो बूर्बो राजवंश से ही था और निरंकुश शासक हुआ करता था, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा उसके शासन को समाप्त किया गया था। नेपोलियन आया था, 1799 से 1815 तक शासन किया था। अब 1815 के बाद एक संधि की बात आती है, वियना संधि की बात आती है। क्या शर्तें थी उस वियना संधि की, क्या बातें कही गई थी वियना संधि में, तो उसको भी जान लेते हैं। तो देखें फ्रांस में बूर्बो राजवंश को बहाल किया गया था, यानी कि फ्रांस में बूर्बो राजवंश फिर से चालू हो गया था 1815 के बाद, 1815 की वियना संधि के द्वारा। फिर देखें फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर पाए। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य बना दिए छोटे छोटे कि भाई इसके आगे फ्रांस की सीमा नहीं है, ताकि फ्रांस जो है भविष्य में किसी भी तरीके का विस्तार ना कर पाए, अपने साम्राज्य को ना बढ़ा पाए, यानी कि फ्रांस में साम्राज्यवाद ना हो पाए। जर्मन परिसंघ को बरकरार रखा गया और इसका मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों को बहाल करना है। नेपोलियन ने 1799 से 1815 के दौरान नेपोलियन ने फ्रांस में जिन जिन राजवंशों को समाप्त किया था, राजतंत्र को समाप्त किया था, तो वियना संधि का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही हुआ करता था कि नेपोलियन ने जो जो राजतंत्र बर्खास्त करे हैं, समाप्त करे, उनको बहाल किया जाए। बहाल किया जाना यानी कि पुनः शुरू किया जाना, बहाल किया जाना यानी कि पुनः शुरू करना। बहाल का मतलब होता है पुनः शुरू करना। तो भैया सबसे पहले तो यही बात कर दी थी कि फ्रांस में बूर्बो राजवंश को जो है इन्होंने बहाल कर दिया था, यानी कि फ्रांस में बूर्बो राजवंश जो है फिर से शुरू हो गया था। ये बात हो गई। अब देखें आगे क्रांतिकारियों की बात करें, फ्रांस में क्रांतिकारियों के उदय की बात करें तो देखें भाई वियना कांग्रेस के बाद स्थापित किए गए राजतंत्रीय रूपों का विरोध करना और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रतिबद्धता क्रांतिकारियों द्वारा किया गया एक काम था। भाई क्या हुआ था 1815 में, जैसे ही नेपोलियन गया और फ्रांस में पुनः वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि जो राजवंश हुआ करते थे उनको बहाल किया गया, बूर्बो राजवंश को बहाल किया गया, ठीक है। तो वियना कांग्रेस के बाद जो राजतंत्र स्थापित करे गए थे उनके रूपों का विरोध करना कि वो जिस तरीके से शासन करते थे, शासन का स्वरूप परिवर्तित होना चाहिए, ठीक है। तो इन क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिनकी यूरोप के राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका हमें नजर आती है। तो वियना कांग्रेस के बाद जितने भी स्थापित किए गए राजतंत्र थे उनके स्वरूपों का विरोध करना क्रांतिकारियों का उद्देश्य था और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए फ्रांस की जनता को प्रतिबद्ध करना इनका उद्देश्य था। तो ये बात हो गई भाई क्रांतिकारी की। उसमें पहले क्रांतिकारी के बारे में अपन जाने, जिसेपी मेसनी या फिर जिसे हम मेजनी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, जिसेपी मेसनी या जिसे हम मेजनी के नाम से भी जानते हैं। क्या रोल था भाई इनका, कौन थे ये जिसेपी मेसनी या जिसे मेजनी कहा जाता है? तो भाई सब 1807 में ये जेनोआ में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? 1807 में मेजनी जेनोआ में पैदा हुए थे। उसके बाद देखें कार्बोनारी के गुप्त संगठन के ये सदस्य हुआ करते थे। कार्बोनारी का जो गुप्त संगठन था उसके ये सदस्य हुआ करते थे और मार्सेई में युवा इटली एवं बर्न में यंग यूरोप की स्थापना करी थी, ठीक है। जिसेपी मेजनी ने मार्सेई में युवा इटली की स्थापना करी थी और बर्न में किसकी स्थापना करी थी? यंग यूरोप की स्थापना करी थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि युवा इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने करी थी, तो मेसनी ने करी थी, जिसेपी मेसनी ने करी थी। उसके बाद देखें एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में इटली के एकीकरण पर विश्वास किया गया। जी हाँ, मेजनी को ही इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। तो एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में, ना कि राजतंत्र राष्ट्र के रूप में, गणतंत्र राष्ट्र के रूप में जिस देश का अपना स्वयं का संविधान है,
ठीक है, जहां पर राजवंश नहीं चलता, जहां पर लोकतंत्र चलता है, राजतंत्र नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है, प्रजातंत्र चलता है और गणतंत्र के अनुसार जो है वो देश चलता है, यानी कि उस देश का स्वयं का संविधान होता है। ये बात किसने करी थी? जुसेपी मेसनी ने करी थी। तो एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में इटली के एकीकरण पर विश्वास किया किसने? जुसेपी मेसनी ने, कि अगर इटली का एकीकरण करना है तो हमें गणतंत्र को अपनाना होगा। तो ये बात हुई भाई साहब कहाँ के? यूरोप के एक क्रांतिकारी जुसेपी मेसनी के बारे में। अब देखें अब जानते हैं हम क्रांतियों के युग के बारे में, जो कि यूरोप में 1830 से 1848 के बीच तक हुआ था। क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक। तो चलिए जानते हैं। देखें, फ्रांस में जुलाई 1830 में बूर्बो राजाओं को उखाड़ फेंका गया। जी हाँ, जो फ्रांस में बूर्बो राजवंश हुआ करता था, तो जुलाई 1830 में जो है बूर्बो राजाओं को उखाड़ फेंका गया और एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। जी हाँ, जो लुई 16वां था, लुई 16वां जो कि एक वहां का राजा हुआ करता था, वो किस वंश का था? वो बूर्बो वंश का ही हुआ करता था और वो एक निरंकुश राजा था। ठीक है, तो जब 1804 में नेपोलियन का शासन आता है, तब उसने जो है बूर्बो राजवंश को उखाड़ फेंकने की सोची थी और राजतंत्र की जगह जो है संवैधानिक तंत्र स्थापित करने की बात करी थी। तो फ्रांस में, यानी कि नेपोलियन के बाद हो रही है, नेपोलियन के बाद की बात हो रही है। नेपोलियन ने तो 1804 से 1815 तक शासन किया था और उसके बाद फिर से जो है बूर्बो राजवंश जो है अपने उदय में आ गया था। तो फ्रांस में क्या होता है? जुलाई 1830 में बूर्बो राजाओं को उखाड़ फेंका गया और एक संवैधानिक राजतंत्र जो है वहां पर स्थापित करा गया। उसके बाद देखें, बेल्जियम नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों से अलग हो गया। बेल्जियम जो है नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों से अलग हो गया और 15वीं शताब्दी के बाद, कब? 15वीं शताब्दी के बाद से ग्रीस, जिसे यूनान कहा जाता है, तो 15वीं शताब्दी के बाद से ग्रीस जो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, ग्रीस पहले जो है, यूनान जो है ओटोमन तुर्की साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, वो आजादी के लिए संघर्ष प्रारंभ करना उसने चालू कर दिया था। ठीक है, धीरे धीरे सब जो है अपनी आजादी की बात कर रहे हैं। किससे प्रेरित होके? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होके। और फिर देखें भैया, कुस्तुनतुनिया की संधि ने 1832 में ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। कुस्तुनतुनिया की संधि की बात हो रही है। तो कुस्तुनतुनिया की संधि ने 1832 में ग्रीस को, यानी कि यूनान को जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है मान्यता दे दी। तो बात अपन ने क्या क्या सीखी? क्रांतियों के युग की बात हो रही है। 1830 से 1848 का जो युग हुआ करता था यूरोप में, उस समय हमें क्रांतियों का स्वरूप देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो फ्रांस में जो है जुलाई 1830 में बूर्बो राजाओं को उखाड़ फेंका था, यानी कि बूर्बो राजवंश की समाप्ति हो गई थी और एक संवैधानिक राजतंत्र जो है वहां पर स्थापित किया गया था। उसके बाद देखें, बेल्जियम नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों से अलग हो गया। नीदरलैंड से, जिसे प्राचीन समय में हॉलैंड कहा जाता था, वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है, तो नीदरलैंड से अलग हो गया था बेल्जियम। और उसके बाद 15वीं शताब्दी के बाद से ग्रीस जो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, उसने आजादी के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया था। ग्रीस ने कब से संघर्ष आरंभ किया था? 15वीं शताब्दी से। और स्वतंत्र कब हो पाया था? स्वतंत्र हो पाया भैया 1832 में। देखें कितना लंबा संघर्ष था ग्रीस का। तो कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस संधि के द्वारा ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी, तो उसका आंसर है भैया कुस्तुनतुनिया की संधि। और कब का ये वक्त था? 1832 का ये वक्त था। तो कुस्तुनतुनिया की संधि ने 1832 में ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है मान्यता दे दी। अब देखें भैया, क्रांतियों के युग में आगे बढ़ते हैं और जाने रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना के बारे में। किसके बारे में? रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना के बारे में। क्या है भाई साहब ये रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना? तो देखें, एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने राष्ट्रवादी भावना के एक विशेष रूप को विकसित किया था। एक सांस्कृतिक आंदोलन
जिसने राष्ट्रवादी भावना के विशेष रूप को विकसित किया था और जिसमें तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना करी गई थी। सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें तर्क वितर्क की बात नहीं थी, विज्ञान की बात नहीं थी, बात थी संस्कृति की, बात थी कल्चर की। तो ऐसा एक सांस्कृतिक आंदोलन हमें राष्ट्रवाद के लिए देखने को मिलता है, जिस सांस्कृतिक आंदोलन ने राष्ट्रवादी भावना को लोगों के बीच जगाया। तो जिसमें तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की कोई जगह नहीं थी, तर्क वितर्क की और विज्ञान की आलोचना थी, और उसकी जगह किन चीजों को प्राथमिकता दी गई थी? उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जो है जोर दिया गया था। और रहस्यवादी भावनाओं, अंतर्दृष्टि और भावनाओं के माध्यम से लोगों में सांस्कृतिक रूप से राष्ट्रवाद को जगाने की कोशिश करी गई थी। उसके बाद देखें, एक जर्मन दार्शनिक हुआ करते हैं, उनका नाम है योहान गॉटफ्रीड। जर्मन दार्शनिक कौन हुआ करते हैं? योहान गॉटफ्रीड। तो जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने लोकगीत, ठीक है, लोक कविता और लोक नृत्यों के माध्यम से आम लोगों के बीच जर्मन संस्कृति को जगाने की कोशिश करी। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड होते हैं। तो योहान गॉटफ्रीड ने क्या किया? जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने लोक गीतों के माध्यम से, लोक कविताओं के माध्यम से और लोक नृत्यों के माध्यम से आम लोगों के बीच जर्मन संस्कृति को जगाने की कोशिश करी। अब आप पूछेंगे कि लोक गीत, लोक कविता या लोक नृत्य क्या होते हैं? तो लोकगीत, लोक कविता या लोक नृत्य उस जगह की, किसी पर्टिकुलर जगह की स्थानीय भाषा में गाए जाने वाले गीत होते हैं। स्थानीय संस्कृति होती है, यानी कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा में गाए जाने वाले गीत होते हैं, उस भाषा में लिखी जाने वाली कविताएं होती हैं। बात आ रही है समझ में? और लोक नृत्यों के माध्यम से जो है आम लोगों के बीच जर्मन संस्कृति को जगाने की कोशिश करी। ठीक है, संस्कृति का ही बोलबाला हो रहा है, एक सांस्कृतिक आंदोलन शुरू किया गया है। उसके बाद देखें आगे भूख, कठिनाइयां और जनविद्रोह। बात आती है अब भूख, कठिनाइयां और जनविद्रोह की। तो देखें भाई, इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो अधिकांश देशों में उपलब्ध रोजगार की तुलना में नौकरियां ढूंढने वाले अधिक थे। ठीक है, भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह की बात हो रही है। तो दुनिया के अधिकांश देशों में क्या देखने को मिलता है? दुनिया के अधिकांश देशों में जितना रोजगार उपलब्ध है उसकी तुलना में उससे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, यानी कि लोग ज्यादा हैं, जनसंख्या ज्यादा है और काम कम उपलब्ध है, रोजगार कम उपलब्ध है। अब भाई जब जनसंख्या ज्यादा होगी, काम उपलब्ध नहीं होगा, तो भैया लोग भूख से पीड़ित होंगे, कठिनाइयों से परेशान होंगे। ठीक है, और जन विद्रोह भी करेंगे, यानी कि लोग विद्रोह का स्वरूप ले लेंगे, विद्रोह करने लगेंगे। और ग्रामीण इलाकों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ भाड़ वाली गरीब बस्तियों में रहने लगी। अब ग्रामीण इलाकों की जो अतिरिक्त आबादी थी, यानी कि ग्रामों में जिन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे थे, पैसा कमाने को नहीं मिल रहा था, उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया था, उन लोगों ने क्या सोचा? शहरों की तरफ जाने को सोचा। और शहरों में बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी, क्योंकि हर एक गांव से लोग शहरों में रोजगार की तलाश में आते थे। तो ग्रामीण इलाकों की जो अतिरिक्त आबादी थी वो शहर की भीड़ भाड़ वाली गरीब बस्तियों में जो है जाके रहने लगी। ठीक है, और इससे क्या होने लगा भैया? मतलब वो गरीब बस्तियां इस तरीके की होती थी कि रहने को जगह नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, कई सारी बीमारियां फैल रही थी। और खाद्य पदार्थ की कीमत, भाई भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह की बात हो रही है, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, और रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो देखें, खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ने या फसल के खराब होने के कारण, खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ने या फसल के खराब होने के कारण शहरों और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ जाती थी, फसल के खराब होने के कारण, ठीक है, शहरों और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। अब जब फसल ही खराब हो जाएगी तो खाद्य पदार्थों की कीमत तो बढ़ेगी ही, यानी कि फसल खराब हो गई, अब उस फसल की यानी कि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, बहुत ही कम मात्रा में हो पाएगी, यानी कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो कीमतें बढ़ेंगी ही। और इसके कारण शहरों और गांवों में व्यापक गरीबी उस दौरान फैल जाती थी।
ये बात हुई अपनी। उसके बाद देखें वर्ष 1848 की बात करें तो वर्ष 1848 में पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए। भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह की बात हो रही है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, फसलें खराब हो गई हैं, गांवों की भीड़ शहरों की गरीब बस्तियों में जाके रहने को मजबूर है, तो भाई जन विद्रोह तो होगा ही। ठीक है, तो वर्ष 1848 में जो है पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए और लुई फिलिप को भगाने पर मजबूर किया गया कि भाई जो वहां का शासक है उसको इधर से भगाओ। अंततः नेशनल असेंबली ने पेरिस को एक गणराज्य जो है घोषित कर दिया। वर्ष 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1845 में क्या देखने को मिलता है, सिलेसिया नाम की जगह है वहां पे पेरिस में एक, तो वहां के बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ भी विद्रोह कर दिया, क्योंकि वहां के बुनकर भी परेशान थे। बुनकर किसे कहा जाता है, जो हाथ से कपड़ों को बुनते हैं, हस्त निर्मित कपड़ों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। तो ये बात हुई उस दौर की भूख, कठिनाइयां और विद्रोह की, जन विद्रोह की बात हुई। अब देखें 1848 की बात करते हैं। 1848 में उदारवादियों की क्रांति की बात करते हैं भैया। देखें भैया, ये नेशनल असेंबली है फ्रांस की। नेशनल असेंबली फ्रांस, नेशनल असेंबली यानी कि ये फ्रांस की संसद का नाम है। ठीक है, तो 1848 में उदारवादियों की क्रांति की बात करते हैं। तो देखें, क्रांति का नेतृत्व शिक्षित मध्य वर्गों ने किया था। क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, क्रांति का नेतृत्व शिक्षित मध्य वर्गों ने किया था। जो मध्यम वर्गीय शिक्षित व्यक्ति थे उन्होंने उदारवादी क्रांति का नेतृत्व किया था। और किस तरीके की बात हुई थी, तो इन्होंने, जो शिक्षित मध्य वर्ग हुआ करता था जिसने उदारवादी क्रांति का नेतृत्व किया था, तो इन्होंने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ दिया था। जी हाँ, कि हमें संविधान चाहिए और उस संविधानवाद की मांग को हम राष्ट्रीय एकता से जोड़ते हैं। अगर हमारे देश का एक संविधान होगा, समझने की कोशिश करना कि संविधानवाद राष्ट्रीय एकता से किस तरीके से आपको जुड़ता हुआ दिखाई देता है। अगर एक देश का एक संविधान होगा, उस संविधान के अनुसार ही पूरे देश का शासन चलाया जाएगा, समानता की बात कही जाएगी, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि फ्रांस में उस समय बहुत भेदभाव किया जाता था। ठीक है, फ्रांस में जो है समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। किन किन वर्गों में, पहला वर्ग हुआ करता था भैया कुलीन वर्ग, दूसरा वर्ग हुआ करता था पादरी वर्ग, तीसरा वर्ग हुआ करता था बड़े बड़े व्यवसायियों से लेके छोटे छोटे भूमिहीन किसानों तक जो थे उसमें शामिल हुआ करते थे। और जब टैक्स देने की बारी आती थी, कर की बात आती थी, लगान चुकाने की बात आती थी, तो सिर्फ और सिर्फ तृतीय वर्ग पर, तीसरे स्टेट पर, जिसमें बड़े व्यवसायी से लेके किसान, जमींदार, पेशेवर, डॉक्टर, वकील, शिक्षित व्यक्ति और जो किसान और भूमिहीन किसान थे, यानी कि बड़े से लेके छोटे व्यक्ति तक जब उसमें आते थे, बड़े व्यवसायी से लेके भूमिहीन किसान तक आते थे, तो सिर्फ और सिर्फ उस तीसरे स्टेट या तीसरे वर्ग की ही जो है भूमिका होती थी कर को चुकाने में। पहले और दूसरे स्टेट को जो है किसी भी प्रकार का कर नहीं चुकाना पड़ता था। महिलाओं को समान वेतन नहीं दिया जाता था। सारा पुरुषों के बराबर करने के बावजूद भी समान वेतन नहीं दिया जाता था। वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ग के पुरुषों को था। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात नहीं थी। तो जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे, जो उदारवादी थे, उन्होंने क्रांति करी और संविधानवाद को राष्ट्रीय एकता से जोड़ा। तो संविधानवाद राष्ट्रीय एकता से कैसे जुड़ते हैं कि सभी के लिए समान अधिकार होंगे, तो भाई सभी व्यक्ति जो है एकता के साथ रहेंगे। अगर समान अधिकार नहीं है, भेदभाव की नीति है पूरे देश में, तो एकता कहां दिखेगी? एक देश के लोगों में जब भेदभाव है तो एक देश के लोगों में एकता कहां से दिखेगी? तो संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकता के साथ जो है जोड़ दिया। इसके बाद देखें भाई, फ्रैंकफर्ट संसद की बात करें। जी हाँ, फ्रैंकफर्ट संसद, जर्मनी की बात हो रही है अब यहाँ पे। ठीक है, किसकी बात हो रही है? जर्मनी की बात हो रही है। फ्रैंकफर्ट संसद जर्मनी की बात हो रही है। तो 18 मई 1848 को, कब? 18 मई 1848 को राजनीतिक संगठन के 831 निर्वाचित सदस्यों ने, क्या बात हो रही है? 18 मई 1848 को राजनीतिक संगठन के 831 निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक सेंट पॉल के चर्च में आयोजित की।
ठीक है, क्या बात सीखी अपन ने? 18 मई 1848 की तारीख थी और उस तारीख को राजनीतिक संगठन के 831 निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक सेंट पॉल चर्च में आयोजित करी और जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। अब आप बोलेंगे कि ये मसौदा क्या होता है? तो मसौदा का मतलब होता है भैया एक ड्राफ्ट या एक प्रारूप। संविधान का मसौदा यानी कि संविधान का प्रारूप, यानी कि हमारा संविधान को जिस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, ये बातें संविधान में होनी चाहिए। तो फ्रैंकफर्ट संसद की बात हो रही है, यानी कि जर्मनी में संसद बनाने की बात हो रही है। ठीक है, और यह प्रशिया यानी कि प्रशा, तो यह प्रशिया के राजा द्वारा अस्वीकार किया गया था। ये जो मसौदा तैयार किया था संविधान का, वो प्रशिया के राजा ने अस्वीकार कर लिया और वही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। ठीक है, क्योंकि श्रमिकों, मजदूरों और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि जो ये मसौदा तैयार किया था संविधान का, उसमें ना तो श्रमिकों को कोई अधिकार थे, ना मजदूरों के कोई अधिकार थे, ना महिलाओं के कोई अधिकार थे। इसलिए प्रशिया के राजा ने उस संविधान को अस्वीकार कर लिया था, क्योंकि ऐसा संविधान जिसका सामाजिक आधार कमजोर हो, जिसमें श्रमिकों को, मजदूरों को, महिलाओं को कोई अधिकार ना हो, तो ऐसा संविधान किस काम का? इसमें सामाजिक समानता कहां दिखाई देती है? उसके बाद देखें, इन्होंने निरंकुश राजतंत्रों में कुछ बदलाव लाने के लिए मजबूर किया गया, जैसे कि भूदासत्व और बंधुआ श्रम को समाप्त कर दिया गया। निरंकुश राजतंत्रों में जो बुराइयां थी उनको समाप्त करने की बात कही गई, तो भूदासत्व और बंधुआ श्रम को समाप्त किया गया। तो भूदासत्व यानी कि जो जमींदारों के दास हुआ करते थे, जमीनों पर दास के रूप में काम किया करते थे, उसको समाप्त किया। और बंधुआ मजदूर यानी कि वो मजदूर जो कई पीढ़ियों से, बंधुआ मजदूर किसे कहा जाता है? जो अपनी कई पीढ़ियों से लगातार एक ही व्यक्ति के यहाँ वंशानुगत रूप से मजदूरी करते आ रहे हो। ठीक है, और वो दूसरा काम ना कर सकते हो, यानी कि एक ही जगह वो बंधे हुए हों, उनको नाम दिया गया है बंधुआ मजदूर का। ठीक है, तो भूदासत्व और बंधुआ मजदूर को समाप्त कर दिया गया और हंगरी को अधिक स्वायत्तता दी गई। यूरोप का ही एक राष्ट्र हुआ करता है हंगरी, तो हंगरी को अधिक अधिकार दिए गए। ये बात होती है। फिर देखें भैया, अब जर्मनी और इटली के निर्माण की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जर्मनी की बात करते हैं, तो समझने की कोशिश करिएगा। जर्मनी की बात करते हैं तो प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से ऑटो वैन बिस्मार्क ने, जी हाँ भैया, इनका नाम याद रखना है, किसी का नाम याद रखो या ना रखो, खुद का नाम भले भूल जाओ, लेकिन ऑटो वैन बिस्मार्क का नाम परीक्षा में आपको याद ही रखना है। तो प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से, प्रशा की सेना और नौकरशाही यानी कि अधिकारी तंत्र की मदद से, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की मदद से ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया? ऑटो वन बिस्मार्क कौन था? सबसे पहले तो ये जान लो। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर हुआ करता था। तो प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। इसीलिए बिस्मार्क को, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जन्मदाता माना जाता है। और 7 वर्षों के दौरान, आगे समझना, कनेक्ट करना, 7 वर्षों के दौरान 3 युद्धों में, 7 वर्षों के दौरान 3 युद्धों में प्रशिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया जो है पूरी हुई। और प्रशा के कैसर विलियम प्रथम ने नए जर्मन साम्राज्य का जो है नेतृत्व किया। प्रशा के सम्राट उस समय कैसर विलियम प्रथम हुआ करते थे, उन्होंने नए जर्मन साम्राज्य का जो है नेतृत्व किया। अब समझते हैं अपन मानचित्र के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो देखें भैया, जो आपको यहाँ पे पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, यानी कि बैगनी कलर, यहाँ पे क्या लिखा है भैया पर्पल कलर से, उसको समझने की कोशिश करना आप। तो देखें, प्रशा 1866 से पहले की बात हो रही है। 1866 से पहले प्रशा का क्या स्वरूप था? ठीक है, तो देखें भैया, प्रशा, जितना पर्पल कलर दिख रहा है, प्रशा का राज्य जो है 1866 में उतनी जगह पर था जो आपको पर्पल कलर दिख रहा है।
इतने में देखें, आप ज्यादा जगह ना जाएं, ठीक है, इसको समझना है बस। ठीक है, इतना भाग जो है ये है 1866 के पहले प्रशा। फिर देखें भैया, ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध 1866 से पहले प्रशा द्वारा विजित प्रदेश है। ठीक है, तो ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध हुआ 1866 में, तो 1866 से पहले प्रशा द्वारा विजित प्रदेश की बात करें, जो कि आपको दिख रहा होगा हल्के पीले कलर से, बिल्कुल हल्के पीले कलर से जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र देखने की कोशिश करिएगा, ये वाला। ठीक है, ये जो क्षेत्र यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, ये जो क्षेत्र है, ऑस्ट्रो प्रशा की बात हो रही है। जो ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध हुआ था और प्रशा ने ये क्षेत्र जो है जीता था। ठीक है, इस क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, ये क्षेत्र हो गया। अब देखें भैया, अब अपन देखें जर्मन महासंघ की स्थापना हेतु प्रशा में शामिल क्षेत्र, जो आपको डार्क मतलब इससे थोड़े से ग्रीन कलर से दिख रहा है, एकदम लाइट ग्रीन कलर भी अपन इसको कह सकते हैं। तो देखें भैया, ये क्षेत्र जो है, अब इसको देखने की कोशिश करिएगा, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये सब पहले अलग अलग भूभाग हैं। ठीक है, धीरे धीरे जो है जर्मनी में शामिल हो रहे हैं। तो ये क्षेत्र जो है क्या है, जर्मन महासंघ की स्थापना हेतु प्रशा में शामिल किया गया था। फिर देखें भैया, फिर अगला क्षेत्र जो है वो है जर्मन साम्राज्य की स्थापना हेतु दक्षिण जर्मन जो है दक्षिण जर्मन राज्य प्रशा में शामिल होता है। जर्मन साम्राज्य की स्थापना हेतु 1871 में जो दक्षिण जर्मन जो है प्रशा में शामिल होता है, ये दक्षिणी भाग है। ठीक है, ये शामिल होता है। अब इसको भी अपन हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से जर्मनी में जो है एक एक क्षेत्र को मिलाया जा रहा है। ये वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन, इस कलर पे आप ध्यान देना। ये दक्षिण जर्मन का जो प्रदेश है वो प्रशा में जो शामिल किया जा रहा है, कब, 1871 में जो है ये क्षेत्र शामिल किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और अपना बचता है फ्रांस प्रशा युद्ध में प्रशा द्वारा विजित प्रदेश। ठीक है, जो एकदम लाइट पर्पल से थोड़ा सा क्षेत्र आपको दिख रहा है, वो युद्ध होता है फ्रांस और प्रशा के बीच में। फ्रांस और प्रशा के बीच में वो युद्ध होता है, उसमें आप देखने की कोशिश करना। ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इतना क्षेत्र है जो फ्रांस प्रशा का युद्ध हुआ, वो धीरे धीरे ऐसे जीतते गए। ठीक है, इस तरीके से हर एक क्षेत्र को धीरे धीरे जीता गया और इस तरीके से जो है पूरे के पूरे जर्मन को जो है इकट्ठा बनाया गया। और ये पूरा क्षेत्र जो है इतना, ठीक है, इतना जो क्षेत्र है वो किसके अंडर में आ गया, यानी कि पूरा का पूरा ये जर्मनी का एकीकरण हमें दिखाई देता है। पहले अलग थलग था, हर जगह पर अलग अलग जगहों का शासन हुआ करता था, तो इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हमें दिखाई देता है। तो ये किसने किया भैया, ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्रीय एकीकरण की बात कही और ऑटो वन बिस्मार्क को ही जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। ये बात हो गई भैया अपने जर्मनी के एकीकरण की। अब अपन बात करते हैं इटली के एकीकरण की। तो देखें भैया, सबसे पहले इटली की बात अपन करें तो देखें, इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था, इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमोंट पर एक इतावली राजघराने का शासन था। इटली कितने राज्यों में बटा था, इटली 7 राज्यों में बटा था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमोंट पर ही इतावली राजघराने का शासन था। जो 7 राज्यों में बटा था, 7 में से सिर्फ एक पर सार्डिनिया पीडमोंट पर जो है इतावली राजघराने का शासन हुआ करता था, बाकी 6 राज्यों पर नहीं था। तो देखें, जिसेपे मेसनी अभी अपन ने पढ़ा था इटली के एकीकरण में, अभी अपन ने 2-3 स्लाइड पहले जिसेपे मेसनी के बारे में पढ़ा था। तो जिसेपे मेसनी द्वारा एक एकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, लेकिन वो असफल हो गए थे। फिर देखें भाई, मंत्री प्रमुख हुआ करते थे मंत्री प्रमुख कैवोर ने ग्यूसेप गैरीबोल्डी की मदद से, जिसेपे मेसनी ने तो कार्यक्रम शुरू किया था इटली के एकीकरण का, लेकिन वो असफल हो गया था। फिर मंत्री प्रमुख कैवोर हुआ करते थे, उन्हें ग्यूसेप गैरीबोल्डी दूसरा नाम आता है अब इटली के एकीकरण में।
ठीक है, एक और नए सामाजिक विचारक के रूप में। तो मंत्री प्रमुख कैवोर ने ग्यूसेप गैरीबॉल्डी की मदद से आंदोलन का नेतृत्व किया। और 1861 में, कब? 1861 में विक्टर एमानुएल द्वितीय को, ठीक है, विक्टर एमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा जो है घोषित किया गया। तो इस तरीके से इटली के एकीकरण का जनक जो है प्रमुख रूप से गैरीबॉल्डी को जाना जाता है। मेज़नी ने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, बात हो गई क्लियर। अब देखें भैया, ब्रिटेन की अजीब दास्तां के बारे में अपन जानते हैं। ब्रिटेन की अजीब दास्तां हमें किस तरीके से सुनने को मिलती है, तो सुनिएगा। 1688 में, कब? 1688 की बात हो रही है। 1688 में संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। 1688 में संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसका केंद्र कहाँ था? जिसका केंद्र था भैया इंग्लैंड में था। और अंग्रेजी संसद ने राजशाही से ताकत छीन ली। अंग्रेजी संसद ने क्या किया? अंग्रेजी संसद ने राजशाही से ताकत छीन ली और यूनियन अधिनियम 1707, कब? यूनियन अधिनियम 1707 के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन कैसे हुआ? कब हुआ? यूनियन अधिनियम 1707 के परिणाम स्वरूप हुआ। और फिर देखें, असफल क्रांति के बाद 1801 में, कब? असफल क्रांति के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब आयरलैंड को किसमें शामिल किया गया है? यूके में शामिल किया गया है। यूके का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? यूनाइटेड किंगडम। आयरलैंड को जो है बलपूर्वक शामिल किया गया है। ठीक है, और नया ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया और एक प्रमुख एंग्लो संस्कृति का जो है प्रचार प्रसार किया गया। बात हो रही है क्लियर? अब देखें आगे। अब देखें भैया, इटली के एकीकरण के पूर्व इटली के राज्य, एकीकरण की बात जो हो रही थी, तो एकीकरण के पूर्व इटली के राज्य किस तरीके से थे और एकीकरण के बाद किस तरीके से थे। ये जो आपको पूरा जो नीला कलर दिख रहा है, इसमें एकीकरण के बाद का इटली है, यानी कि पूरा का पूरा इटली दिखाया गया है। और एकीकरण के पूर्व इटली के राज्य जो कि अपन ने देखा था, इटली 7 राज्यों में विभाजित था और सिर्फ सार्डिनिया पिएडमोंट पर ही ताबली राजा का शासन हुआ करता था, यानी कि 7 में से सिर्फ एक पर इटली का शासन हुआ करता था। ये यहां पे आपको दिख रहा होगा। तो देखें भैया, एकीकरण के पूर्व इटली के राज्यों की बात करें, 1858 की बात करें, तो यहां पे देखें आप, दोनों सिसिलियों का राजतंत्र है यहां पे। फिर देखें, ये पेपल राज्य, ये टस्कनी, मोडेना, परमा, लंबर्डी से वही सार्डिनिया है। ठीक है, बात हो गई क्लियर। अब देखें भैया, अब देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ये देखें, इटली के एकीकरण के बाद जो है, आप देखें, ठीक है, आप देखें धीरे धीरे करके इटली ने 1858 में जो है सबसे पहले सेवोई सार्डिनिया को जीता था। ठीक है, फिर उसके बाद 1858 से 60 के बीच में ये वाला क्षेत्र जीता था, जो कि आता है परमा, मोडेना और टस्कनी का। फिर उसके बाद लॉम्बार्डी और वेनेशिया का क्षेत्र जो है 1866 में जीता है इसने। ठीक है, फिर उसके बाद 1870 की बात करें तो पेपल राज्य को जीता है। और उसके बाद देखें तो 1880 की बात आती है। ठीक है, 1880 की बात आती है, तो ये तो भैया पहले से था ही इनके पास। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा क्षेत्र जो है इटली में समाहित हो गया। जो पहले 7 भागों में विभाजित हुआ करता था, वो अब पूरा एक भाग हो गया। इस तरीके से जो है इटली का एकीकरण हमें दिखाई देता है। ऑलराइट, ये बात हो गई भैया अपनी जर्मनी के एकीकरण और इटली के अब देखें भैया, राष्ट्र दृश्य की कल्पना की बात करते हैं। अब अपन देखें, राष्ट्र दृश्य की कल्पना का स्वरूप हमें कैसे दिखाई देता है। तो देखें, राष्ट्र को महिला की आकृति के रूप में चित्रित किया गया था। ठीक है, राष्ट्र को महिला की आकृति के रूप में चित्रित किया गया था। राष्ट्र दृश्य की कल्पना कैसे करी गई थी? भारत को हम किस नाम से जानते हैं भाई? भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, ये कहानी तो आपको पता है, लेकिन भाई भारत माता का नाम सुना होगा। यानी कि भारत के राष्ट्र दृश्य की कल्पना हमने किस रूप में करी है? भारत माता के चित्र के रूप में करी है। भारत माता यानी कि एक महिला का नाम आपको लगता है, माता शब्द जुड़ा है, यानी कि यहाँ पे आपको माता का स्वरूप दिखाई देता है।
महिला का स्वरूप दिखाई देता है। तो ठीक उसी तरीके से राष्ट्र को, राष्ट्र दृश्य की कल्पना जब यूरोप में करी गई थी तो वहां भी राष्ट्र को महिला की आकृति के रूप में चित्रित किया गया था कि राष्ट्र का रूपक क्या होगा, एक महिला होगी। वो पर्टिकुलर कोई महिला नहीं थी। भारत माता क्या कोई महिला है? नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलर महिला है क्या कि इस महिला को भारत माता का दर्जा दिया गया है? नहीं है। बस भारत माता है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर जानी मानी महिला नहीं है कि इस महिला को भारत माता का नाम दिया गया है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से राष्ट्र को महिला की आकृति के रूप में चित्रित किया गया था, सिर्फ आकृति के रूप में। ठीक है, तो अब देखें भैया, राष्ट्र दृश्य की जब कल्पना करी तो राष्ट्र को स्त्री के रूप में परिभाषित करने के लिए चुना गया था। राष्ट्र को किस रूप में परिभाषित करने के लिए चुना गया? राष्ट्र को स्त्री के रूप में परिभाषित करने के लिए चुना गया था, जो वास्तविक जीवन में किसी विशेष महिला के लिए नहीं थी। वास्तविक जीवन में कोई विशेष महिला नहीं थी, बल्कि उसने राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप देने का प्रयास किया था। राष्ट्र का जो अमूर्त विचार था, अमूर्त राष्ट्र था, उसको ठोस रूप देने का जो है काम किया था प्रयास किया था। बात आई समझ में? जिस तरीके से भारत में भारत माता का स्वरूप है, ठीक है, एक स्त्री के रूप में जो है राष्ट्र दृश्य की कल्पना करी गई है, ठीक उसी तरीके से यूरोप में भी जो है राष्ट्र दृश्य की कल्पना एक स्त्री की आकृति या महिला की आकृति के रूप में करी गई है। तो देखें भाई, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में नाम था भैया मारियान, ठीक है, और जर्मनी में जर्मनिया। नाम याद रखने हैं, ठीक है, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। फ्रांस में राष्ट्र दृश्य की कल्पना एक महिला के रूप में करी गई और उनको क्या नाम दिया? मारियान नाम दिया। फ्रांस में मारियान और जर्मनी में जर्मनिया। ये तो याद हो जाएगा, जर्मनी से मिलता जुलता नाम है, याद करना है तो सिर्फ फ्रांस में। तो फ्रांस में मारियान, जर्मनी में जर्मनिया को राष्ट्र का रूपक माना गया है। यहाँ पे आप देखें तो आपको राष्ट्र दृश्य की कल्पना के रूप में एक महिला का चित्र दिखाई देता है। चलते हैं अब अपन आगे। अब देखें भैया, बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की अब अपन बात करते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की बात करते हैं। तो बाल्कन क्षेत्र में आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो शामिल थे। बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन शामिल था? बाल्कन क्षेत्र में आधुनिक रोमानिया शामिल था, ठीक है, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना और स्लोवेनिया और सर्बिया और मोंटेनेग्रो शामिल थे। ये सब शामिल थे। और बाल्कन जो है, बाल्कन भौगोलिक और जातीय भिन्नता का एक क्षेत्र था जो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ठीक है, बाल्कन में भौगोलिक भिन्नता भी दिखाई देती है, जातीय भिन्नता भी दिखाई देती है। जब बाल्कन क्षेत्र में आप देखें, इतने सारी चीजें शामिल, इतने सारे प्रदेश शामिल हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, जब इतने सारे देश शामिल हैं तो भौगोलिक भिन्नता भी दिखाई देगी। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति होगी, जाति भिन्नता दिखाई देगी। जब एक ही देश में जाति भिन्नता दिखाई देती है तो बाल्कन क्षेत्र में जब इतने सारे देश शामिल हैं तो वहां पर कितनी जाति भिन्नता दिखाई देगी। ठीक है, कितनी सारी जातियों के लोग वहां पर रहते होंगे। और तो बाल्कन जो है भौगोलिक और जातीय भिन्नता का एक क्षेत्र था जो किसके नियंत्रण में था? जो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। याद रखनी है ये बात आपको। ठीक है, उसके बाद देखें रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों, ध्यान से सुनिएगा, रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से, किससे? रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति जो है काफी विस्फोटक हो गई थी इधर बाल्कन क्षेत्र में। और बाल्कन राज्य, अब देखना, बाल्कन राज्य, जितने भी बाल्कन राज्य थे, ठीक है, इतने सारे शामिल थे, तो जितने भी बाल्कन राज्य थे वो एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे, जलन करते थे। और प्रत्येक राज्य जो है ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाना चाहता था। ठीक है, जब बाल्कन प्रदेश में, बाल्कन देश में ही इतने सारे देश शामिल थे, ठीक है, अब इनके बीच क्या हो गई भैया? फूट हो गई, ईर्ष्या से देखने लगे। और प्रत्येक राज्य क्या चाहता था कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र अपने हिस्से में हथिया लें, यानी कि साम्राज्यवाद की भावना अब यहाँ पे दिखाई देती है। हर एक देश अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। आगे देखें, अब
यूरोपीय शक्तियां भी इस क्षेत्र पर अपना यूरोपीय शक्तियां जो हैं यूरोपीय शक्तियां भी बाल्कन क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही थी कि भाई हम भी इस बाल्कन क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लें। उसके बाद देखें इसके कारण इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। जी हां, कई युद्ध हुए इसके कारण इस क्षेत्र में और अंततः क्या देखने को मिलता है, अंततः प्रथम विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति हमें देखने को मिलती है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था भैया, कमेंट करके बता देना है, आपको ही बताना है, कमेंट करके बताना है। तो इस तरीके से जो है आज का जो अपना यूरोप में राष्ट्रवाद की बात होती है यहीं पर खत्म होती है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ खत्म होती है। तो अगर ये चैप्टर आप और अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर कराए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ मैंने कराया है, तो वहां से भी आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी आज भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है और ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन अब आपके हवाले। तो भैया उम्मीद है कि सारा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर देना है। और अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। और मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज जो है आपसे नहीं लिया जाता है, एकदम फ्री में सब कुछ पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स फ्री नोट्स भी चाहते हैं, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम। 3 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एनटीएस और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। जी हाँ, एकदम 100% फ्री में सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो आज के सेशन को आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।